हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम CS मनीषा है। मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके फेवरेट चैनल .com में, डॉक्टर ऑफ टैक्सेशन एंड कंप्लायंस। आज हम लोग बात करेंगे पोस्टल बैलेट की। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पोस्टल बैलेट से रिलेटेड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, यानी पोस्टल बैलेट जब अगर आप करवाना चाहते हैं अपनी कंपनी में तो किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे फॉर्म्स, किन लोगों को आपको हायर करना है, उनसे रिलेटेड डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। मैं कोशिश करूंगी यूं ही GST, इनकम टैक्स, कंपनी एक्ट से रिलेटेड वीडियोस अपडेट्स आपके लिए लाती रहूं। कंपनी होती है, कंपनी में मीटिंग होती है। एक होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग, एक होती है शेयर होल्डर्स की मीटिंग। शेयर होल्डर्स यानी कंपनी के मेंबर्स, उनकी मीटिंग। फ्रेंड्स, जब मीटिंग होती है मेंबर्स की तो वहां पर वोटिंग होती है। लोग बताते हैं कि हाँ, जो मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है वो सही है, क्या वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर मेंबर्स लोग डिनाई कर देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कंपनी उस चीज़ पे आगे नहीं बढ़ पाएगी। वोटिंग से कंपनी डिसाइड करती है कि हाँ, क्या वो उस टॉपिक पे, उस चीज़ पे आगे बढ़े, वो काम वो कंपनी करे कि नहीं करे। रेजोल्यूशन अगर आपने सुना होगा तो रेजोल्यूशन बेसिकली यही चीज़ होता है। कंपनी लिख के देती है कि हाँ, कंपनी ने ये सोचा है ये करने का और आपकी राय चाहिए। फिर मेंबर्स लोग जो होते हैं वो अपनी राय देते हैं कि हाँ, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कंपनी को ऐसा करना चाहिए, या फिर कहते हैं कि नहीं, हम लोग इस चीज़ के अगेंस्ट हैं। वो अपना वोट देते हैं। वोट देने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। शो ऑफ हैंड, यानी हाथ हैंड्स दिखा के वो लोग ये कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस या डिनायल अपना बता सकते हैं। ई वोटिंग, वोटिंग ऑन पोल, और एक होता है पोस्टल बैलेट। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग पोस्टल बैलेट के बारे में समझेंगे। ये भी एक तरह का शेयर होल्डर्स अपनी एक्सेप्टेंस या डिनाई किसी मैटर को लेके दे सकते हैं, जो उनके सामने रखा जाता प्रस्ताव, उससे रिलेटेड थ्रू पोस्टल बैलेट। इस वीडियो में समझेंगे हम लोग पहले पोस्टल बैलेट होता क्या है, कैसे करते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हो सेक्शन 110 ऑफ कंपनीज एक्ट 2018, उसमें बताया गया है पोस्टल बैलेट के बारे में। पोस्टल बैलेट, जैसा कि आप देख रहे हो, इस तरह का फॉर्म होता है पोस्टल बैलेट का, जहां एक साइड में आपका पोस्टल बैलेट फॉर्म है और दूसरी साइड में इंस्ट्रक्शन है, कैसे फिल करना है, कब तक सेंड करना है, वगैरह वगैरह डिटेल्स दिए हुए रहते हैं। जैसे आप देख रहे हो पोस्टल बैलेट का फॉर्म, डिस्क्रिप्शन साइड में आपको दिख रहा है, वहां पर लिखा होता है रेजोल्यूशन नंबर। कितना भी रेजोल्यूशन हो सकता है फ्रेंड, जनरली 7-8 रेजोल्यूशन होते हैं, 10 भी हो सकते हैं। वो पॉइंट्स, टॉपिक लिखे हुए रहते हैं। बगैर उसके ठीक बिसाइड में आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ शेयर हेल्ड, तो शेयर होल्डर को भरना पड़ता है कि कितना शेयर उनके पास है। फिर उसके बगल में लिखा हुआ है IVSN टू द रेजोल्यूशन, यानी हम लोग उसको फेवर कर रहे हैं, हम लोग उसके हित में हैं, तो वहां पर वो लिखना पड़ेगा। और अगर आप उसके अगेंस्ट है तो IV डिसेंट टू द रेजोल्यूशन, यानी हम लोग उसके जो रेजोल्यूशन है उसके अगेंस्ट है, यानी जो कंपनी ने डिसाइड किया है कि ऐसा करना चाहिए, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, शेयर होल्डर उससे एग्री नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है कि कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये फॉर्म फिलअप करके देना पड़ता है। कैसे भरना है, कब तक देना है, इंस्ट्रक्शन साथ में दिया हुआ रहता है। उसे फिल करके, उसे पढ़ के उस हिसाब से पोस्टल बैलेट को फिल किया जाता है। चलिए पहले मैं एक आइडिया दे देती हूँ आपको कि पोस्टल बैलेट कौन सी कंपनी में कब एप्लीकेबल होता है। होता क्या है, कोई भी कंपनी जिसके 200 से ज्यादा मेंबर है, वैसे केस में कंपनी एक्ट में बताया गया है कि अगर ऐसी केस की कंपनी है जहां पर 200 से ज्यादा मेंबर है तो सर्टेन मैटर्स में कंपनी डिसीजन नहीं ले सकती जब तक वो लोग पोस्टल बैलेट यूज ना करें, यानी पोस्टल बैलेट के थ्रू शेयर होल्डर से परमिशन ना ले ले। होता क्या है, कंपनी क्या करेगी, पोस्टल बैलेट यानी जो फॉर्म है वो कुरियर या रजिस्टर्ड पोस्ट किसी भी तरीके से शेयर होल्डर्स को पहुंचा देगी। शेयर होल्डर घर बैठे, बिना मीटिंग अटेंड किए, घर बैठे फॉर्म फिलअप करेंगे और कुरियर के थ्रू सेंड कर देंगे कंपनी को। कंपनी रिसीव करेगी, कंपनी खोल के देखेगी फॉर्म को, देखेगी क्या वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, शेयर होल्डर लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि डिनाई कर रहे हैं, और उसी के बेसिस पे डिसीजन ले लेगी। ये हो गया आपका
पोस्टल बैलेट, बेसिक चीज। पोस्टल बैलेट में फ्रेंड्स एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है और पोस्ट के थ्रू भी हो सकता है। यानी जो शेयर होल्डर है अपना वोटिंग जो है पोस्ट के थ्रू, यानी वही फॉर्म भर के वैसे कर सकते हैं, या फिर लॉगिन आईडी उनको दिया जाएगा, वहाँ लॉगिन आईडी डाल के फिर वैसे करके कंप्यूटर के थ्रू अपना एक्सेप्टेंस या अपना जो अगेंस्ट फेवर है वो दे सकते हैं, अगेंस्ट या फेवर जो भी है वो सेंड कर सकते हैं। सो ये होता है पोस्टल बैलेट, और ये तभी आता है अगर आपकी कंपनी में 200 से ज़्यादा मेंबर हैं, तो सर्टेन कैटेगरी ऑफ डिसीजन के लिए, कौन कौन सा कैटेगरी है, क्या क्या है, उसके लिए आपको कंपनी एक्ट में बताया गया है कि ये मैटर पे अगर आपको डिसीजन लेना है और आपकी कंपनी के 200 से ज़्यादा मेंबर्स है तो आपको पोस्टल बैलेट ही करना पड़ेगा, ये रूल है। अदरवाइज वो आप उस कोई और अगर मीटिंग करके भी करोगे तो माना नहीं जाएगा और आप पे पेनल्टी लग जाएगी। सो एक और मैं आपको दिखाती हूँ, नोटिस ऑफ पोस्टल बैलेट। फ्रेंड्स, कंपनी जब पोस्टल बैलेट सेंड करती है मेंबर्स को तो साथ में वो एक नोटिस भी सेंड करती है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि क्या मैटर्स है, क्यों कंपनी ने ये वाला पोस्टल बैलेट का चीज़ चूज़ किया, सब चीज़ें लिखी हुई रहती है। और साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी रहता है, कौन कौन से पॉइंट पे रेजोल्यूशन उनका है वो ड्राफ्ट करके वो दे देते हैं। वो सब पढ़ के मेंबर्स लोग अपना एक्सेप्टेंस या डिनाइल सबमिट करते हैं। सब देख रहे हो, नोटिस है, रेजोल्यूशन है, आइटम वाइज दिया हुआ है कौन कौन सा मैटर्स है। आइटम नंबर 2 जिसपे शेयर होल्डर्स की परमिशन चाहिए, इंस्ट्रक्शन है ई वोटिंग कैसे करना है, उसका प्रोसेस पूरा। कंपनी चाहे तो पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग दोनों एक साथ दे सकती है ऑप्शन शेयर होल्डर्स को। वो चाहे तो पोस्टल बैलेट के थ्रू रिप्लाई कर सकते हैं या वो चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के थ्रू रिप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी कंपनी ने आपको दोनों चीज़ का ऑप्शन दिया है। पर फ्रेंड, आप ये नहीं कर सकते कि कंपनी ने मुझे दोनों का ऑप्शन दिया है, पोस्टल भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी, तो मैं दोनों ही कर देता हूँ। अगर आपने दोनों किया है तो कोई एक वोट को माना जाएगा, आपको दोनों वोट को माना नहीं जाएगा। एक किसको माना जाएगा वो इंस्ट्रक्शन किट में दिया हुआ रहता है कि कंपनी किसको मानेगी। अगर आपने दोनों किसी भी रीजन से, गलती से, मिस्टेक से आपने पोस्टल के थ्रू भी अपना दे दिया और फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के थ्रू भी बता दिया कि हम फेवर में है या अगेंस्ट में है, तो कंपनी किसको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी वो सब इंस्ट्रक्शन किट में दिया हुआ रहता है। वंस कंपनी ने नोटिस सेंड कर दिया, नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट था, पोस्टल बैलेट था, शेयर होल्डर्स को डिस्पैच कर दिया। डिस्पैच करने के बाद कंपनी को एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हो विप्रो लिमिटेड, इसने पोस्टल बैलेट के थ्रू कोई डिसीजन लेना था इनको, तो इन्होंने पोस्टल बैलेट जब डिस्पैच कर दिया उसके ठीक तुरंत बाद उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कर दिया न्यूज़पेपर में। फ्रेंड, रूल है कि आपको एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। एक होता है इंग्लिश और दूसरा होता है वर्नाक्युलर लैंग्वेज, दैट इज जहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, वहां का जो भी लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में होना चाहिए एडवर्टीजमेंट, और एक इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए उस एरिया के। सो ये 2 न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टीजमेंट नोटिस का देना पड़ता है कि हाँ आपने डिस्पैच कर दिया है, और कुछ इन्फॉर्मेशन अलग से देने पड़ते हैं कि कब तक जो पोस्टल बैलेट फॉर्म है कब तक भर के देना है, स्टार्ट ऑफ वोटिंग प्रोसेस, कुछ रिलेटेड डिटेल्स होती हैं जो आपको भर के देनी पड़ती है। सो वो क्या क्या मैटर्स है एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड वो सब प्रिस्क्राइब्ड है कंपनीज रूल में, बताया गया है कि एक एडवर्टीजमेंट में क्या क्या पॉइंट होना ही चाहिए। सो उसके लिए आपको कंपनीज के रूल्स देखने पड़ेंगे, वहां पर क्लियरली प्रिस्क्राइब्ड है। सो अब क्या हुआ, कंपनी ने पोस्टल के थ्रू मतलब नोटिस दे दिया, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दे दिया, साथ ही साथ पोस्टल बैलेट सेंड कर दिया और एडवर्टीजमेंट भी दे दिया 2 न्यूज़पेपर में। अब क्या करेगी कंपनी? अब कंपनी वेट करेगी सबका आने का, यानी सबका जो पोस्टल बैलेट है वो सब रिसीव करने का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो भी है सब रिसीव करने का वेट करेगी। वंस डेट ओवर होता है, स्क्रूटिनाइजर पिक्चर में आता है। स्क्रूटिनाइजर कंपनी क्या करती है, एक स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट करके रखती है, यानी एक पर्सन को अपॉइंट करके रखती है जो कि काउंटिंग करेगा वोट को और अपनी रिपोर्ट बना के चेयरमैन को देगा, कंपनी के चेयरमैन को, कि क्या हुआ डिसीजन, फाइनल डिसीजन आउटकम क्या हुआ, रेजोल्यूशन में कितने फेवर में थे, कितने अगेंस्ट में थे, ये सब मैटर डिटेल में लिख के देगा। सो आप देख रहे हो टू द चेयरमैन, चेयरमैन को ये एड्रेस करता हुआ रिपोर्ट होता है स्क्रूटिनाइजर का,
और स्क्रूटिनाइजर को 7 डेज के अंदर देना पड़ता है। सो जो भी लास्ट डेट होता है रिपोर्ट करने का यानी पोस्टल बैलेट रिसीव करने का, वहां से 7 दिन तक का टाइम रहता है स्क्रूटिनाइजर के पास कि सारा काउंटिंग करके अपना रिपोर्ट बना के चेयरमैन को वो दे दे। सो आप देख रहे हो जो रिपोर्ट में क्या क्या, जैसे पहला जो रेजोल्यूशन था उसमें कितने फेवर में थे, नंबर ऑफ वोट कास्ट बाय देम, कितने वोट आए, कितने परसेंटेज, अलग अलग, जैसे आप देख रहे हो अलग अलग रेजोल्यूशन पे कितने वोट्स आए, सबके बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप पोस्टल बैलेट कंडक्ट करना चाहते हैं तो कुछ थ्योरी एस्पेक्ट पता होना चाहिए पोस्टल बैलेट से रिलेटेड, दैट इज़ कंपनीज एक्ट 2013। उसमें काफ़ी चीज़ें पोस्टल बैलेट के बारे में बताई गई हैं। साथ ही कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014, उसमें भी पोस्टल बैलेट के बारे में बताया गया है प्रोसीड्योर कि कैसे कंडक्ट किया जाता है पोस्टल बैलेट। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2, उसमें भी पोस्टल बैलेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। और सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, इन केस अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आप पे सेबी एलओडीआर भी मैंडेटरी हो जाता है, इसीलिए आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा पोस्टल बैलेट कंडक्ट करने से पहले। सो ये 4 पॉइंट है, ये 4 चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी इससे पहले कि आप पोस्टल बैलेट कंडक्ट करें। तो स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि वोट काउंट करेगा। क्या फ्रेंड कोई भी पर्सन स्क्रूटिनाइजर बन सकता है? द आंसर इज नो। लॉ में प्रेस्क्राइब्ड है कि कौन स्क्रूटिनाइजर बन सकता है। एक है कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, आप उससे बना सकते हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, या कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, या कोई एडवोकेट है, या और एनी अदर पर्सन ऑफ रिप्यूट हु इज नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड हु can, in the opinion of the board, scrutinize the postal ballot process in a fair and transparent manner. The scrutinizer shall, however, not be an officer or employee of the company. यानी कंपनी का कोई एम्प्लॉय स्क्रूटिनाइजर नहीं बन सकता. He should be independent person. The scrutinizers who are appointed may take assistance of a person who is not in the employment of the company and who is well versed with the e-voting system. Prior consent to act as a scrutinizer shall be obtained from the scrutinizer and placed before the board for noting. यानी कंपनी को पहले से स्क्रूटिनाइजर ढूंढ के रखना पड़ेगा कि हाँ कौन एग्री है उसके पोस्टल बैलेट में स्क्रूटिनाइजर का रोल प्ले करने के लिए। सो कंपनी को एक स्क्रूटिनाइजर का जरूरत पड़ता है अगर वो पोस्टल बैलेट करती है तो। सो कंपनी एक्ट 2018 में सेक्शन 110 मैंने आपको बताया पोस्टल बैलेट क्या लिखा है उसमें। उसमें लिखा है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द एक्ट अ कंपनी shall in respect of such item of business that the central government may by notification declare to be transacted only by means of postal ballot. यानी certain matter जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया उसको सिर्फ पोस्टल बैलेट के थ्रू ही किया जाएगा। एंड मे इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आइटम ऑफ बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस। अगर फ्रेंड्स आपको पता हो ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है तो ऑर्डिनरी बिजनेस को भी पोस्टल बैलेट के थ्रू कंडक्ट नहीं कर सकते। जिन लोगों को पता नहीं ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है फ्रेंड, मैं उनको कहूंगी कि सेक्शन 102 रेफर करें कंपनी एक्ट का। उसमें बताया गया है 4 बेसिक बिजनेस जो होते हैं उनको ऑर्डिनरी माना जाता है, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करना, ऑडिटर को अपॉइंट, डिविडेंड से रिलेटेड, डायरेक्टर को अपॉइंट। सो ये सब है ऑर्डिनरी बिजनेस से रिलेटेड जो कि एक एनुअल जनरल मीटिंग में लिया जाता है, उसको आप पोस्टल बैलेट के थ्रू नहीं कर सकते। सो मेन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आइटम बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस, यानी ऑर्डिनरी बिजनेस को छोड़ के कोई बिजनेस है तो वो हम लोग पोस्टल बैलेट से कर सकते हैं। एंड एनी बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डायरेक्टर और ऑडिटर हैव अ राइट टू बी हर्ड एट एनी मीटिंग, यानी कोई मैटर है जिसमें डायरेक्टर और ऑडिटर को सुनना पड़ेगा, वो लोग क्या कह रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जानने के लिए, तो वो सब जो चीज़ें हैं उन केसेस में पोस्टल बैलेट एप्लीकेबल नहीं कर सकते हम लोग। इन सब को छोड़ के अगर कोई और मैटर है तो उस पर हम लोग पोस्टल बैलेट के थ्रू प्रोसीड कर सकते हैं। Provided that any item of business required to be transacted by means of postal ballot under the clause may be transacted at a general meeting by a company which is required to provide the facility to member to vote by electronic means under section 108 in a matter provided in that section. So friend, इसमें कहा जा रहा है कि सपोज कोई मैटर है, आपका कंपनी में 200 से ज़्यादा मेंबर है और कोई मैटर है जिसमें आपको पोस्टल बैलेट लेना पड़ेगा, और सपोज सामने आपका कंपनी का जनरल मीटिंग भी आपको कराना है किसी वजह से, तो ऐसे केस में सपोज अब क्या करें, आपके पास कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए कहा गया कि एक काम करिए पोस्टल बैलेट आप इलेक्ट्रॉनिकली कर लीजिए, आप जनरल मीटिंग भी बुला लीजिए
पर ई वोटिंग का अगर आप फैसिलिटी दे देते अपने सारे मेंबर्स को, तो आप पोस्टल बैलेट का वो लेटर वो सब प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आप ई वोटिंग का फैसिलिटी दे दीजिए तो आप जनरल मीटिंग भी कंडक्ट कर सकते हैं और आपका पोस्टल का रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगा। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से वोटिंग करने का ऑप्शन देना पड़ेगा सारे शेयर होल्डर को। और उन सब मैटर पे रेजोल्यूशन कब माना जाएगा? कोई भी रेजोल्यूशन है जो पास होगा वो माना जाएगा उसी जनरल मीटिंग के डेट पे पास हुआ है। भले रेजोल्यूशन लेट से आया हो बट माना जाएगा पास हुआ है उसी मीटिंग पे। चलिए पोस्टल बैलेट रिलेटेड जो सेक्शन है 110 वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट मीन बाय पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी पोस्ट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू आप वोटिंग करें, यानी इलेक्ट्रॉनिक यानी कंप्यूटर पे आईडी पासवर्ड डाल के एक वेबसाइट पर आप जाओगे, वहाँ पर आपको वोट डालना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो भी होगा वो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ रहेगा, नोटिस के साथ कंपनी आपको दे देगी। सो पोस्टल बैलेट में दोनों चीज़ कवर होते हैं। आप चाहे तो पोस्ट के थ्रू रिप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के थ्रू भी रिप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड मैं एक और चीज़ बता दूं, कई बार किसी कंपनी में क्या होता है, कुछ मैटर पे ई वोटिंग कंपलसरी होता है। जनरली लिस्टेड केस ऑफ कंपनी में क्या होता है कि आपको ई वोटिंग कराना ज़रूरी है, तो वहाँ पर आप ये नहीं कर सकते कि वहाँ पर मैं पोस्टल बैलेट सेंड कर देता हूँ। नहीं, जहाँ ई वोटिंग बोल दिया गया स्पेसिफाई, वहाँ ई वोटिंग के थ्रू ही करना पड़ेगा। और पूरा ई वोटिंग का जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रोसीड्योर है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। जबकि पोस्टल बैलेट के केस में क्या होता है, आप पोस्ट या ई वोटिंग दो में से दोनों ऑप्शन दे सकते हैं, या दोनों में से कोई भी एक कर लेंगे तो वो सफिशिएंट माना जाता है। सो मैंने आपको बता दिया कि शेयर होल्डर को नोटिस चले जाता है, साथ में नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जाता है, पोस्टल बैलेट जाता है। शेयर होल्डर को 30 दिन का टाइम मिलता है रिप्लाई करने का, यानी जब से डिस्पैच हुआ है वहाँ से 30 दिन का टाइम होता है शेयर होल्डर्स के पास रिप्लाई करने का। अगर लेट से रिप्लाई आता है, डेट क्रॉस हो गया रिसीव करने का, नहीं एक टाइम पीरियड के अंदर मिल जाए तो ठीक है, अगर टाइम पीरियड क्रॉस हो जाएगा तो वो वोट माना नहीं जाता। वंस कंपनी ने डिस्पैच किया नोटिस, कंपनी को एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है 2 न्यूज़पेपर पे, दैट इज़ इंग्लिश और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ द, जहाँ पर भी रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ का जो भी लोकल लैंग्वेज है वहाँ पर उस लैंग्वेज में करना पड़ता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया स्क्रूटिनाइजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है एज ए स्क्रूटिनाइजर अपना रिपोर्ट बनाएगा, चेयरमैन को पास ऑन करेगा। उसके पास स्क्रूटिनाइजर के पास एक टाइम पीरियड होता है, विदिन उस टाइम पीरियड के अंदर उसको अपना रिपोर्ट बना के चेयरमैन को देना पड़ता है। वो टाइम पीरियड है 7 डेज, यानी जब भी सारा फॉर्म पोस्टल बैलेट मिल गया वहाँ से 7 डेज का टाइम होता है स्क्रूटिनाइजर के पास अपनी रिपोर्ट बना के चेयरमैन को सबमिट करने का। सो ये पोस्टल बैलेट का हो गया आपका। और एडवर्टीजमेंट जैसे मैंने आपको बताया, एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या पॉइंट रहने चाहिए आप देख रहे हो, द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस, द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वोटिंग, द डेट ऑफ एंड ऑफ वोटिंग, सारे मैटर्स जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है। अगर आप कंपनीज के रूल्स देखेंगे तो कंपनीज के रूल्स में ये चीज़ मैटर बताई गई है कि किन किन मैटर पे और कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए एडवर्टाइजमेंट में। स्क्रूटिनाइजर को रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है मैनुअली या इलेक्ट्रॉनिकली टू रिकॉर्ड दे, जितने लोग कितने एसेंट किए डिसेंट किए सब एक रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ता है। सारे कितने शेयर होल्डर्स थे, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड, सारी डिटेल्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। द पोस्टल बैलेट एंड अदर पेपर रिलेटिंग टू पोस्टल बैलेट इंक्लूडिंग वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शैल बी under the safe custody of the scrutinizer till the chairman consider, approve and sign the minute, and thereafter the scrutinizer shall return the ballot paper and other related paper or register to the company, who shall preserve such ballot paper and other related paper or register safely। यानी जो स्क्रूटिनाइजर है वो सबका कस्टडी रखेगा अपने पास रजिस्टर और फिर बाद में चेयरमैन को हैंड ओवर कर देता है। The assent or dissent received after 30 days from the date of issue of notice shall be treated as if reply from the member has not been received। यानी लास्ट डेट क्रॉस हो गया, रिप्लाई करने का लेट से रिसीव हुआ तो स्क्रूटिनाइजर उस पोस्ट बैलेट को कंसिडर नहीं करेगा काउंटिंग के लिए। सर्टेन मैटर मैंडेटरी मैंने आपको बताया, अगर कोई कंपनी है जिसमें 200 से ज़्यादा मेंबर है तो सर्टेन मैटर पे आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू ही करना पड़ेगा वोटिंग। अच्छा, ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? तो रीज़न बीइंग कि जहाँ 200 से ज़्यादा मेंबर हैं
तो वहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेशन हो। फ्रेंड्स, सारे शेयर होल्डर मीटिंग में नहीं आ सकते, ये प्रैक्टिकली हम लोग भी समझ सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल, अलग अलग जगह शेयर होल्डर्स होते हैं, कहाँ से सब एक जगह मीटिंग में अटेंड करेंगे। सो पोस्टल बैलेट के थ्रू क्या होता है कि घर बैठे आप कर सकते हो। सो ये कन्वीनियंट है शेयर होल्डर्स के लिए, और इससे क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो बेहतर डिसीजन हो पाएगा कंपनी का। इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट मैटर पे ये चीज़ को रख दिया कि नहीं, यहाँ पोस्टल बैलेट होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर लोग रिप्लाई कर सकें और बेहतर डिसीजन हो सके। प्रोवाइडेड दैट ओपीसी कंपनी विच हैज़ 200 से कम मेंबर, यानी जो कंपनी में 200 से कम मेंबर होते हैं वहाँ पोस्टल बैलेट का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता। फ्रेंड्स, ओपीसी हम लोग जानते हैं 1 पर्सन कंपनी, एक ही पर्सन होता है इसमें शेयर होल्डर ऑफकोर्स, तो इसीलिए वहाँ पर ये पोस्टल बैलेट का आ ही नहीं सकता। प्राइवेट कंपनी, फ्रेंड बहुतों को नहीं पता, बट प्राइवेट कंपनी में किसी, नॉट सब में नहीं, बट किसी किसी केसेस में ये पॉसिबल है कि 200 से ज़्यादा मेंबर हो। कैसे पॉसिबल है? कई लोगों को ये लगता है कि प्राइवेट कंपनी मतलब 200 से कम मेंबर। फ्रेंड, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है, ऐसा नहीं होता। सर्टेन केसेस में क्या होता है 200 से ज़्यादा मेंबर हो जाते हैं, फिर भी वो प्राइवेट कंपनी ही रहती है। कब होता है, कैसे होता है? फ्रेंड, अगर ये जानना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहाँ मैं एक वीडियो का लिंक दूंगी जहाँ पर ये बताया गया है प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन क्या है। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्राइवेट कंपनी एग्जैक्टली होती क्या है, साथ ही कितने मेंबर्स हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में। सो अगर प्राइवेट कंपनी में 200 से ज़्यादा मेंबर है तो वहाँ पर भी पोस्टल बैलेट एप्लीकेबल हो जाएगा, पर बहुत ही रेयर केस में होता है, सब कंपनी में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट कंपनी में जनरली हम लोग देखते हैं कम ही रहते हैं मेंबर्स, 200 से ज़्यादा नहीं रहते, बट किसी किसी में जाता है, एक्सीड होता है। पब्लिक कंपनी में भी हो सकता है कि 200 से कम हो या 200 से ज़्यादा हो। अगर 200 से ज़्यादा है तो पोस्टल बैलेट होगा एप्लीकेबल, और 200 या उससे कम है तो नहीं है। सेबी का मैंने आपको बताया, सेबी का रेगुलेशन है, रेगुलेशन 44 मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर एंड वोटिंग, उससे रिलेटेड। सो अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपको सेबी का LODR देखना पड़ेगा, क्या रूल्स प्रिस्क्राइब्ड है वहाँ पर, क्या रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्ड है, वो चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा पोस्टल बैलेट के लिए। सो अगर मैं बात करूँ कंपनी रूल की, तो रूल नंबर 22 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014, वहाँ पर आप देख पाओगे, वहाँ पर बताया गया है कि पोस्टल बैलेट से रिलेटेड क्या प्रोसेस होनी चाहिए। यानी रूल नंबर 22 देखना पड़ेगा आपको, कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 का। साथ ही सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2, फ्रेंड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 में भी पोस्टल बैलेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो आपको देखना पड़ेगा, तभी आप बेहतर तरीके से पोस्टल बैलेट कंडक्ट कर पाओगे। सो बोर्ड को डिसाइड करना पड़ता है किस किस मैटर पे पोस्टल बैलेट का चाहिए, उनको पास ऑन करना है, रेजोल्यूशन शेयर होल्डर को देना है, तो पोस्टल बैलेट किस किस टॉपिक पे लगेगा उनको डिसाइड करना पड़ता है। डिस्पैच करना पड़ता है, नोटिस टाइम पीरियड रखना पड़ता है। कैसे डिस्पैच करेंगे? रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ईमेल के थ्रू भी फ्रेंड डिस्पैच कर सकते हैं, कुरियर सर्विस के थ्रू भी डिस्पैच कर सकते हैं। सो नोटिस के साथ जाएगा पोस्टल बैलेट भी, नेसेसरी इंस्ट्रक्शन रहेंगे कि कैसे भरना है। A company secretary or a director of the company may authorize to conduct postal ballot process and sign and send the notice. So कंपनी सेक्रेटरी या कंपनी का कोई डायरेक्टर हो, वो भी जो नोटिस बनाया वो साइन करके शेयर होल्डर्स को भेज सकता है। कौन कौन से मैटर पे कंपलसरी चाहिए पोस्टल बैलेट, वो प्रिस्क्राइब्ड है। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, मैं उसको रीड आउट नहीं कर रही हूँ। सो जैसा कि आप देख रहे हो, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 110 रेट विद, अगर रूल पढ़ोगे कंपनीज का तो वहाँ पर क्लियरली डिफाइंड है कौन कौन से मैटर पे चाहिए होता है पोस्टल बैलेट। और फ्रेंड, कुछ कुछ मैटर होते हैं जिस पे पोस्टल बैलेट चाहिए, कुछ कुछ मैटर होते हैं जिस पे पोस्टल बैलेट कर ही नहीं सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑर्डिनरी बिजनेस, या जिसमें ऑडिटर या डायरेक्टर को हर्ड होगा, यानी वो लोग उनको सुना चाहेगा, कुछ उनसे रिलेटेड कुछ स्ट्रॉन्ग मैटर है जिन पे उनको उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जानना ज़रूरी है डिसीजन लेने से पहले। सो वो सब मैटर पे पोस्टल बैलेट नहीं हो सकता। और बाकी तो वॉलंटरी है, अब चाहो तो करो, यानी कंपलसरी है, वॉलंटरी है, और रेस्ट्रिक्टेड है जहाँ नहीं कर सकते। पनिशमेंट जहाँ तक बात आती है, तो अगर आप कंपनीज एक्ट में जो जो लिखा हुआ है वो फॉलो नहीं करते हैं पोस्टल बैलेट से रिलेटेड, तो वहाँ पर भी फाइन है। और रूल्स, कंपनी रूल्स में जो जो प्रोसीड्योर लिखा हुआ है वो फॉलो नहीं करते हैं तो वहाँ पर भी फाइन पेनल्टी दी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हो, दिस कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन
This section does not prescribe any penal provision for contravention of the section. Hence, Section 450 of the Act will be applicable. Accordingly, the punishment for contravention, the company and every officer of the company who is in default shall be punishable with a fine up to 10,000 rupees. Where the contravention is continuing, then the fine shall be 1,000 for every day of the contravention. यानी कंपनी एक्ट का कोई सेक्शन जो है पोस्टल बैलेट से रिलेटेड अगर कंपनी नहीं करती है तो, और रूल्स जो है वहां नहीं करती तो वहां 5,000 का है और पर डे 500 करके है. सो मैंने बताया लिस्टेड के केस में सेबी एलओडीआर है, आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर लिस्टेड है. अगर लिस्टेड नहीं है तो सेबी एलओडीआर का जरूरत नहीं है फॉलो करने का. ई वोटिंग कैसे करते हैं बेहतर तरीके से सेबी एलओडीआर में बताया गया है. सो एक अलग वीडियो में मैं आपको ई वोटिंग के प्रोसेस और कब एप्लीकेबल है वो सारी डिटेल्स बताऊंगी. ये मैं आपको दिखाती हूँ एक स्टॉक एक्सचेंज को भेजा हुआ लेटर जो कंपनी ने भेजा है. वंस जब अगर कंपनी लिस्टेड है तो जैसे कि मैंने आपको बताया लिस्टेड कंपनी है उसको उस पर सेबी का एलओडीआर एप्लीकेबल हो जाएगा. और सेबी के एलओडीआर में लिखा हुआ है अगर आप पोस्टल बैलेट कर रहे हो, मैटर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, नोटिस, तो नोटिस का जब एडवर्टाइजमेंट करते हो, डिस्पैच कर दिया आपने वो पोस्टल बैलेट और नोटिस भी आपने न्यूज़पेपर में दे दिया, 2 न्यूज़पेपर में, तब आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ता है कि हाँ आपने कंप्लाई कर लिया है वो चीज़. जैसा कि आप देख सकते हो सेक्शन इंटीमेशन अंडर रेगुलेशन 30 एंड 47 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 लिखा हुआ है. सो रेगुलेशन 30 और 47 क्या है? 30 बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट. सेबी का एलओडीआर बोलता है कि लिस्टेड कंपनी सर्टेन मैटर, कोई मटेरियल इवेंट है तो उसका डिस्क्लोजर करेगी स्टॉक एक्सचेंज को. और 47 डील करता है एडवर्टीजमेंट ऑफ न्यूज़पेपर, यानी एडवर्टाइजमेंट कंपनी करती है न्यूज़पेपर में तो उससे रिलेटेड प्रूफ उसको स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ेगा. सो पोस्टल बैलेट के लिए जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट किया उससे रिलेटेड प्रूफ वो दे रही है स्टॉक एक्सचेंज को. यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. सो वो इंटीमेशन कैसे फिलअप, क्या क्या लिखा हुआ है आप देख रहे हो. एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर कंपनी के पास वेबसाइट है तो उसको अपनी वेबसाइट में भी देना पड़ता है ये सब की वो पोस्टल बैलेट का नोटिस सेंड कर चुकी है, सब डिटेल. और जो रिजल्ट आता है कि वंस पोस्टल बैलेट होने के बाद वोट काउंटिंग के बाद जो रिजल्ट आया वो भी अपने वेबसाइट में वो डिस्क्लोज करती है कंपनी. अगर वेबसाइट है तो, वेबसाइट नहीं है तो नहीं करती. और जैसे कि हम लोग जानते हैं अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है तो वेबसाइट का उतना कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है कि आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी. तो ऐसे केस में वेबसाइट में नहीं जाता कुछ. जैसा कि आप देख रहे हो आदित्य बिरला कैपिटल, एक आप देख रहे हो ये इंग्लिश में है और ये आप देख रहे हो लोकल लैंग्वेज में है वहाँ के, जहाँ पर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, दैट इज गुजरात. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको पोस्टल बैलेट समझ में आया कि ये होता क्या है. इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिकल पॉइंट आपको बताए. अगर अभी भी आपके मन में पोस्टल बैलेट से रिलेटेड कोई डाउट या कन्फ्यूजन है या कंपनी एक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, काफ़ी सारे वीडियोस मैं पोस्ट कर दूंगी. साथ ही आप अगर स्टिल आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उन टॉपिक पे वीडियो बनाऊं. दिस इज CS मनीषा साइनिंग ऑफ. थैंक यू, बाय.